अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, ख़बरों की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा एक पर्सनल व्यू इंडिया के ट्रिप के हवाले से, ख़ास तौर पे मेरे गांव आजक के ट्रिप के हवाले से शेयर करना चाहूँगा कि गुजरात का ट्रिप मेरा हो गया पूरा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ये भी हो गए, अब आखिरी यूपी रह गया है। ऑल द वे पूरे इंडिया में ओवरवेलमिंग वेलकम मिला मुझे। लोगों ने बहुत प्यार से स्वागत किया मेरा, हर जगह मुझे मान सम्मान मिला और मैं बता नहीं सकता कि किस तरह आई वॉज ओवरवेलम्ड कि इतना सारा मान सम्मान, मतलब मैं इसका कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल एक ही चीज़ है जिसकी वजह से मुझे मिला है ये सब, कि मैं सच बोलता हूँ और सच बोलता रहूँगा और इससे पीछे नहीं हटूँगा, यही मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। अजीज़ दोस्तों, सारा पूरे इंडिया में मुझे बहुत ज़बरदस्त वेलकम हुआ। इक्का दुक्का कोई नीचे कमेंट आ जाता है तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई मेरे गांव आजक में कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आजक में मेरा आखिरी ट्रिप था और अब मैं आजक शायद अपनी ज़िंदगी में ना जाऊं। हुआ ये कि मैंने पिछली बार तो बता के गया था तो स्वागत हुआ था और सब था। इस बार मैंने सिर्फ जो हमारे सरपंच हैं गांव के उनको फ़ोन कर दिया था एक दिन पहले कि कल मैं आजक आ रहा हूं। तो हम आजक पहुंचे। गांव में जब पहुंचे, चौक में जाके गाड़ी खड़ी की तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे। इस बार पोरबंदर से 3 गाड़ियों में हम लोग गए थे। तो वहाँ पे सन्नाटा, गांव में बहुत सन्नाटा था, एक अजीब सा शोक का माहौल था। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे चौक में, तो पहचान गए, ज़ाहिर है मुझे पूरा गांव ही पहचानता है। तो एक साहब आए और वेलकम किया। तो मैंने उनको पूछा कि सरपंच, तो बोले वो हमारे गांव में एक यंग लड़के की डेथ हो गई है कल रात को, तो सरपंच जी ताल्लुका गए हैं तो इस वक्त गांव में है नहीं। तो पीछे लोग जो खड़े थे गांव के, अब गुजराती तो मुझे बोलनी नहीं आती, समझ में तो 90% जाता हूँ। तो पीछे जो लोग खड़े थे उनमें से किसी ने कहा कि ले भाई ये तो फिर आ गया, इसने तो धंधा बना लिया, रोज़ आने लगा है। हालांकि मैं दूसरी बार गया था अपने गाँव में और 2 साल बाद गया था। 2 साल पहले फरवरी में गया था और आज 23 महीने बाद गया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मतलब गलत समझा जा रहा है मुझे। खैर मैंने उन साहब से कहा कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा, मुझे हमारे पुरखों के गांव में जाना है, तो वो पुरखों के घर में जाना है, तो ज़रा वहाँ तक ले चलें। वो मुझे लेके गए वहाँ पे मैं पत्थर पे बैठा था और मेरा इरादा था कि 1 आध घंटा वहाँ पे गुजारूँगा। तो जैसे ही मैं पत्थर पे बैठा तो फिर मुझे कान में किसी की आवाज़ आई कि ये क्या कब्ज़ा करने आया है घर के, और लगता है कि ये घर पे कब्ज़ा करने के मूड में है। तो ये दूसरा जो हुआ ना, फिर तो मुझे झटका लगा। तो मैंने कहा कि ये उर्दू में कहते हैं कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, यानी रोज़ किसी जगह जाते रहो तो वो कदर खो देता है। तो मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए था और लोगों को डर बैठ गया कि पता नहीं ये घर पे कब्ज़ा करेगा ये वो। बाद में मैंने, जो मेरे साथ साहब आए थे, हम वापस जा रहे थे तो गाड़ी में मैंने पूछा, मैंने कहा ये घर है किसका वैसे? तो बोला किसी के नाम पे अलॉट हो चुका है और उसका है। तो वो जो मेरे साथ जो साहब आए थे ना पोरबंदर से, उनको उसने कहा था कि क्या ये कब्ज़ा करने आया है और ये और वो। तो हमारे गुजराती में कहीं से हम जाते हैं ना, किसी के घर से वापस जा रहे होते हैं ना मेहमान, तो उसको कहते हैं आवजो, कहते हैं ना बाय बाय, तो हम गुजराती में आवजो कहते हैं। आवजो का मतलब है वापस ज़रूर आना। तो मैं जब अपने पुरखों के घर से उठ रहा था पत्थर से, तो मैंने अपने पुरखों के घर को कहा कि अब नहीं आवजो, अब नहीं आऊँगा। हालांकि ये 2 आदमियों का वो था, पूरे गांव ने बड़ा वेलकम किया। एक घर वाले फ़ौरन बाहर आ गए, बोले अरे इधर बैठे थोड़ा चाय पानी। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती एक पान खिलाया, वो मैंने खाया, लेकिन पाँव भारी हो गए मेरे, चला नहीं जा रहा था। कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा कुछ था नहीं, ना है।
आपको पता है कि मेरे ज़िंदगी पे एक दाग लगा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। तो मैं तो भारत में कुछ भी नहीं कर सकता, कोई एक इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है भाई, गांव में जाके मैं घर बना के या कब्जा करके क्या कर लूँगा। तो यह है कि बड़ा अफसोस हुआ कि गलत लोग समझने लगे मेरा आने जाने का। इनफैक्ट शायद मैं आइंदा गुजरात भी ना आऊँ, क्योंकि ये मेरा गुजरात में भी दूसरा ट्रिप था। बाटवा मेरी माँ का गांव है, वहाँ पे दूसरी बार गया, सोमनाथ दूसरी बार गया, राजकोट, अहमदाबाद और फिर मेरा गांव, ये सब दूसरी बार हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि अब गुजरात के लोग शायद अब, हालांकि बहुत ज़्यादा वेलकम मिला। मैं यहाँ पे अगर नाम लेके शुक्रिया अदा करूँ तो बहुत सारे लोग हैं। मुन्ना भाई हैं अहमदाबाद में, वो राजकोट से मुझे लेने आए अपना सब काम धंधा छोड़ के, और अपनी गाड़ी में मुझे राजकोट से फिर हम द्वारका गए, नागेश्वर गए, फिर वहाँ से पोरबंदर गए। फिर पोरबंदर में मेरे दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त नागार्जुन नागा जी हैं और अल्पेश जी हैं और बहुत सारे दोस्त थे। लंदन से मेरे 2 दोस्त हैं गुजरात के, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को फ़ोन कर दिया था, उनकी तरफ से काफ़ी लोग थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब फिर पोरबंदर से हम निकले तो कुतियाना गए, बाटवा गए, आजक गए, बगसरा गए, मेरी दादी बगसरा में पैदा हुई, और फिर सोमनाथ गए, और फिर अगले दिन गोंदल, और फिर अहमदाबाद। तो मुन्ना भाई ऑल द वे शुरू से मेरे साथ थे, हर जगह का उन्होंने बंदोबस्त किया था। नागा भाई, अल्पेश भाई ने भी पोरबंदर और आगे थोड़ा बहुत जो हमारा ट्रिप था उसमें साथ थे। और तो ये कि ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त हो रहा। लेकिन अब ये मैं समझता हूँ कि भारत बहुत बड़ा है, आगे अगर आना हुआ भी तो दूसरी जगहें हैं, साउथ इंडिया है, बहुत बड़ा है साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ में भी बिहार, छत्तीसगढ़, कई जगहें बाकी हैं। तो क्यों ना दूसरे एरियाज एक्सप्लोर किए जाएं। और फिल वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया भी अभी कुछ सालों तक तो शायद मैं वापस ना आऊँ, क्योंकि अगेन रोज़ रोज़ आना कदर खो देता है। तो बेहतर है कि जो अपनी फीलिंग्स हैं इस देश के लिए उसको अपने तक रखा जाए, और ज़रूरी नहीं कि इधर आने के बाद ही मोहब्बत जताई जा सके। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे गांव के लोगों ने बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया, सब कुछ है, लेकिन एंड ऑफ द डे 2 आदमियों के कमेंट जो मेरे कान में पड़े, दे वर इनफ फॉर मी टू रियलाइज़ के बेहतर है कि अब आया ना जाए। अजीज़ दोस्तों, ख़बरों की तरफ आते हैं। स्मृति ईरानी जी भारत की विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटीज़ अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। वो मदीना गई थी। तो मक्का और मदीना सऊदी अरब में जो हैं वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का अलाउड नहीं होता था। लेकिन 2021 में सऊदी गवर्नमेंट, जो कि रिवोल्यूशनरी स्टेप्स ले रही है, उन्होंने ये पाबंदी हटा दी और नॉन मुस्लिम्स वर अलाउड टू गो। तो और लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकते। जो मक्का और मदीना की जो मस्जिदें हैं, मस्जिद अल हराम मक्का की है, मस्जिद नबवी मदीना की है, मस्जिद में नहीं जा सकते। तो स्मृति ईरानी जी गई थी मदीना, वहाँ पे उन्होंने पूरा ट्रिप किया। पाकिस्तानी और दूसरे जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं उनका रिएक्शन बड़ा नेगेटिव था कि मक्का मदीना में क्या कर रही है, और सऊदियों से मक्का मदीना छीन लेना चाहिए, और ये है कि ये इनकी जगह नहीं है और ये लोग गलत कर रहे हैं, और मतलब हमारे इतनी मुक़द्दस जगह पे काफिरों को कैसे जाने दिया जा रहा है, और वगैरह वगैरह। ख़ास तौर पे लाल टोपी ने तो कहा है पाकिस्तान को कि एटम बम मारो, सऊदी अरब को कब्ज़ा कर लो जाके। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि सऊदी अरब तो छोड़ो, वो किसी एक छोटी सी जगह पे नहीं कर सकता, अफ़गानिस्तान के तालिबान से नहीं लड़ सकता।
तो इस तरह की बातें की हैं। और जो नेगेटिव रिएक्शन दिया है स्मृति ईरानी जी, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि घूमने फिरने नहीं गई थी। वो भारत की माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर है, और वो वहाँ पे भारत के जो मुसलमान हज करने जाते हैं ना, उनके इंतज़ामात देखने गई थी। देखें, होता ये है कि मस्जिद नबवी और मक्का की जो मस्जिदें हैं ना, वो इतने बड़े एरिया पे हैं। एक तो मस्जिद बहुत बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जहाँ लाखों लोग अंदर आ सकते हैं, इतनी बड़ी है ना। फिर इसके बाद आउटर एरिया में जो इन्होंने मार्बल के जो फ्लोर बनाया हुआ है वो, इसके बाद रोड आती है। तो अब हाजी जो होते हैं, जो आते हैं, कई बूढ़े होते हैं, कई यंग भी होते हैं, उनका होटल अगर दूर है तो उनको 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए आने में कितनी तकलीफ होती होगी। ऑलरेडी रोड से ही तकरीबन समझ लें कि आपको मस्जिद के अंदर जाने के लिए 10-15 मिनट की वॉक होती है, और नमाज 5 टाइम पढ़नी है जब आप हज के लिए जा रहे हो। तो वो बेचारी स्मृति ईरानी जी ये इंतज़ाम देखने गई थी कि हाजियों की रेसिडेंस, जो भारत से मुसलमान हाजी आएंगे उनकी रेसिडेंस मस्जिद के करीब है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सब करने आई थी। वो किसी हिंदुओं के अयोध्या राम मंदिर की पब्लिसिटी के लिए नहीं आई थी, वो भारत के मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज़ वो करने आई थी। तो उस पर इतना हंगामा मचा रहे हैं कि सर पे दुपट्टा नहीं, ये वो। मेरा सवाल उनसे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनसे ये है कि जिस तरह आपके लिए ये मक्का मदीना इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरह भारत के हिंदुओं के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, बनारस शिव स्थान इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, इतने ही मुकद्दस हैं उनके लिए, इतने ही पवित्र स्थान हैं। वहाँ पे तो आपने मस्जिदें खड़ी की हुई हैं, वो जायज़ है। और एक भारत की मिनिस्टर जा रही हैं मदीना में अपने भारत के मुसलमानों की फैसिलिटीज़ देखने, तो वो गलत है। किस दुनिया में रह रहे हो मेरे भाई? जब कृष्ण जन्मभूमि पे मथुरा में तुम लोग एक मस्जिद खड़ी करके बैठे हुए हो। सोमनाथ में मैं गया, मुझे कोई 15 मस्जिदें नजर आई सोमनाथ में। मतलब आप ये देखें कि वहाँ के ऑटो ड्राइवर, वहाँ पे बिजनेसमैन, छोटी छोटी जो दुकानें हैं जहाँ पे सोमनाथ के सुवेनियर बेचे जाते हैं, प्रसाद बेचे जाते हैं, वहाँ भी मुसलमानों की बिजनेस हैं, तो जायज़ है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनके लिए यह हक नहीं है वहाँ पे करने का। ठीक है, ये भारत का कानून है, भारत उनको ये फ्रीडम देता है कि वो भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं। तो फिर आप किसी के, और वो भी अगेन आई एम सेइंग कि स्मृति ईरानी जी क्यों गई थी ये आपको भी अच्छी तरह पता है, मैंने सारा बता दिया। तो उस पर इतना हंगामा मचाना, ये 2 टके के लोग जो हैं, जो सोचते भी नहीं, जो समझते भी नहीं। 500 साल श्री राम जी की बर्थ प्लेस पे आप मस्जिद बना के नमाजें पढ़ते रहे तो जायज़ है। तो ज़रा अकल से काम लें, और हर चीज़ को एक ही एंगल से देखना मुनासिब नहीं है। अजीज़ दोस्तों, मालदीव्स का इशू खामखा में बढ़ाया जा रहा है। ख़ासतौर पे भारत के मीडिया से मुझे एक हमेशा से यही शिकायत रहती है कि वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उसको इतना बड़ा बना के दे देते हैं। उस पर आने से पहले मैं ज़रा बांग्लादेश के इलेक्शन का बता दूं कि 2/3 मेजॉरिटी हसीना वाजिद को मिली है बांग्लादेश में। ओपोजिशन ने बाइकआउट किया था, तो बाइकआउट इसलिए किया था कि उनको रिजल्ट का पता था कि क्या होने वाला है। हसीना वाजिद ने 2010 के बांग्लादेश को आज 2024 में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। सच ए बूमिंग इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश। तो रिजल्ट तो पता था कि ये हसीना वाजिद को हरा नहीं सकते। बांग्लादेश के लोगों में आत्मविश्वास लाया, सब कुछ किया। बांग्लादेश में डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो हारना तो उनको था, तो इससे बेहतर है कि बाइकआउट कर लो। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश के इलेक्शन को फॉरेन मतलब उसमें इंटरफियरेंस बहुत थी, और ओपोजिशन जो है बांग्लादेश की वो फॉरेन कुछ विदेशी पावर्स के डिक्टेशन पे चल रही थी। उन्होंने फिर इनको बाइकआउट का कहा। अब अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेश के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, और हम उसको नहीं मानते। पहले तो ये कि अमेरिका, भाई तुम हो कौन?
हर मुल्क के मामले में टांग अड़ा रहे हो तुम। बांग्लादेश के इलेक्शन पे कितने अरसे से तुम्हारे थिंक टैंक और तुम्हारा इकोसिस्टम कोशिश कर रहा था बांग्लादेश में, आंदोलन कराए, वहाँ पे हंगामे कराए, ट्रेनें जलाई, क्या क्या नहीं किया। और तुम्हारा ये क्या पॉलिसी है इलेक्शन की कि तुम्हारा एम्बेसडर इस्लामाबाद में जो है अमेरिका का, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से खुलेआम मिल रहा है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन से तुम लोगों का क्या ताल्लुक पाकिस्तान के, जो तुम पाकिस्तान के बिलावल से भी मिल रहे हो, नवाज शरीफ की पार्टी से मिल रहे हो, इमरान खान से जेल में जाके मिल रहे हैं। तो तुम लोग क्या यहाँ के मतलब पाकिस्तान में जैसे एक होता है ना फ्रेंचाइज सिस्टम, कि कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है किसी सिंगर का या किसी सेलिब्रिटी का, तो ठेके पे दे दिया जाता है ना किसी ऑर्गेनाइजर को। तो तुम लोग क्या ऑर्गेनाइजर हो पाकिस्तान के इलेक्शंस के? और ऑल दो पाकिस्तान के इलेक्शन सिलेक्शंस हैं, इलेक्शंस नहीं है। तो ये सिचुएशन बांग्लादेश के हवाले से भौंकते रहे कुत्ते, काफले चलते रहे। अजीज दोस्तों, मालदीव्स का मामला है ना, वो बड़ा ही सीधा साधा है कि एक कंट्री होता है जिसकी अपनी कोई प्रोडक्ट होती है, वो एक विदेशी प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा अच्छी होती है। तो उस कंट्री के लोग अगर उसकी पब्लिसिटी करते हैं कि भाई देखो हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, हमारे लोग क्यों बाहर की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। एक मिसाल है कि एक टेलीविज़न है, सपोज हम खरीद रहे हैं बाहर के, जापान का या कोरिया का या कहीं का बना हुआ। अब भारत उससे अच्छा टेलीविज़न बनाना शुरू कर देता है, वो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई साहब हमारा टेलीविज़न उससे ज़्यादा अच्छा और सस्ता है, तो क्यों बाहर का खरीद रहे हो। तो इसका मतलब जापान का टीवी वाले हंगामा खड़ा कर दें कि भाई तुम लोगों ने ये किया वो किया। यही चीज़ मालदीव्स के हवाले से हुआ कि भारत का जो सेलिब्रिटी ख़ास तौर पे है और अमीर तबका है, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन जो है ना वो मालदीव्स रहा है टूरिज़्म के लिए, और बिलियंस ऑफ डॉलर मालदीव की गवर्नमेंट कमा रही थी भारत के टूरिस्टों से। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक एक एक्ट होता है ना, वो भारत के बेनिफिट का सोचता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अब बताया कि देखो ये लक्षद्वीप है, ये हमारा आइलैंड का पूरा एक ग्रुप है, जैसे मालदीव्स भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और ये ब्यूटी में किसी तो और कम नहीं है, और इसमें हम सहूलतें भी देंगे, आपको फैसिलिटीज़ देंगे। आप बजाय इसके कि बाहर जाते हैं, मालदीव का नाम भी नहीं लिया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि आप शादियां करने का फैशन बन गया कि बाहर जाके शादी करते हैं, इटाली में इधर उधर, तो आप भारत में शादी करें ताकि ये कि रेवेन्यू यहाँ पे आए, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से ना जाए, यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले, लोकल प्रोडक्ट बिके। जैसे शादी की बहुत बड़ी कोई पार्टी है तो उसमें खाना पीना, हॉल, एम्प्लॉयमेंट, ये सब, यही चीज़ टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने कही। तो मालदीव्स के मिनिस्टर्स हैं जो वो शुरू हो गए अब्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर और इंडियंस। तो ये है कि बाद में ज़ाहिर है एक मिनिस्टर ने तो अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया ट्विटर से, और बैकलैश हुआ। मालदीव्स की गवर्नमेंट ने उन 3 मिनिस्टर्स को सैक भी किया। लेकिन फिर जब आप इतना कुछ कर चुके हैं और आपके सिटिंग मिनिस्टर्स जब ये चीज़ें करेंगे तो फिर भारत का सेलिब्रिटी उठा ना, भारत की सरकार ने तो उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। भारत के सेलिब्रिटीज सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि ये गलत किया मालदीव्स के लोगों ने। एक तो हम आपको रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, आपकी टूरिज़्म इज़ इंडिया डिपेंडेंट, तो आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर और भारत के लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी हैं, तो फिर बेहतर है कि हम ना जाएं। उन्होंने भी ये रिस्पॉन्ड किया, प्राइवेट सेक्टर से रिस्पॉन्स आया, सरकार का नहीं आया। लेकिन उनकी सरकार, जाहिर है चाइना का एक जाल है, माया जाल, जो वो फैलाता है और फिर उनको उसमें बांध देता है उन कंट्रीज़ को। ऐसे में ही मालदीव्स है, जैसे पाकिस्तान है ऐसे मालदीव्स है। जबकि आप देखें कि भारत ने अपने पड़ोस के मुल्कों के लिए ये लोग भूल जाते हैं, बेकदरे लोग। श्रीलंका के मिनिस्टर की बात सुन लें। Definitely come a long way since the last May-June collapse. Our inflation is under control. Rupee is stabilized. The queues are no longer there. Tourism had bounced back.
and Sri Lankans have started to send their funds back through the normal channels, and therefore a relatively a good situation. So it is the foundation for stability, and along with that we are expecting the IMF EFF program to come through end of this month, hopefully. So with that, I think we are back on track for recovery. Any comment for India? Of course, India is the greatest partner of our recovery and stabilization. I think all the other countries put together had not done what India had done for us. 3.9 billion worth of US dollar worth of credit line had given us a lifeline to fight another day, and we have fought together. So we are very, very grateful for India. We are in discussion with India to accept the Indian currency as a common legal currency to work with. So we hope that that will strengthen and integrate both economies and allow people-to-people contact and more movement. So we are grateful for what India had done, and we see what India is rising, and we want to rise to. तो ये कह रहे हैं कि भारत ने अकेले श्रीलंका के लिए इतना किया जितना पूरी दुनिया ने मिलकर नहीं किया, और यही मालदीव्स के लिए भी है। अब जैसे ये भाई साहब चले गए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू चाइना, 5 दिन उधर रहे, 5 दिन में आधे घंटे की मीटिंग हुई जी जिनपिंग से, बाकी तो वहाँ के लोकल लोग मिलते रहे, और बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये मालदीव्स की जो सारी एंटी इंडिया नैरेटिव्स हैं ये चाइना से आ रहे हैं। हालांकि चाइना ने उस पर कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं और हम मालदीव्स को भारत से के खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, लेकिन चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। वो मालदीव के प्रेसिडेंट ने चाइना से आते ही कहा कि हम भारत को कह रहे हैं अपनी यहाँ पे आर्मी हटा ले। अब दुनिया सोचने लगी कि साला इतना सा तो मालदीव है, लाखों में इसकी आबादी है, मिलियनों में भी नहीं है, इसमें भारत की आर्मी कितनी होगी? क्या ऐसे रहा है जैसे लाखों की फौज भारत की उधर बैठी है। तो पता चला टोटल 88 भारत के फौजी हैं उधर, वो भी मालदीव्स की पिछली गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे आए थे, और अगली गवर्नमेंट वापस रिक्वेस्ट करेगी क्योंकि ये इसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। चाइना से आने के बाद मालदीव्स के कैपिटल माले के मेयर इलेक्शन में ये बुरी तरह हार गई इसकी पार्टी, और ओपोजिशन पार्टियां जो हैं उन्होंने साफ कहा है कि भाई भारत हमारा 9/11 है। 9/11 आपको पता है इमरजेंसी फ़ोन नंबर होता है अमेरिका में, तो भारत हमारा 9/11 है, हमें इमरजेंसी में भारत से ही मदद मिलती है। और चाइना का तो माया जाल है, वो तो चक्कर भी है जिसमें हम एक बार फंस गए तो फंस गए। तो भारत ने जिसकी भी मदद की है कभी चाइना की तरह जाल में नहीं फंसा है। इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की इकोनॉमी में की तरक्की में भारत का बड़ा हाथ है। तो फौज निकाले, 2 हेलीकॉप्टर हैं, 1 हवाई जहाज है, 88 फौजी हैं, मार्च तक फौज वापस ले लो। और भारत को क्या करना है भाई, ले लेते हैं फौज। भाई देखें, भारत के अपना साउथ इंडिया मालदीव्स के करीब है, भारत के पास उस समंदर के लिए इनफ जगहें हैं। तो मालदीव्स की अपनी रिक्वेस्ट पे भारत ने वहाँ पे फौज भेजी थी। तो अजीज़ दोस्तों, मीडिया को चाहिए कि इसको इतनी ज़्यादा कवरेज ना दे। अब हम भारत से ट्रेड कम करेंगे। मोहम्मद मिजू कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स और मेडिकल सारा भारत से आता था, तो अब हम बाहर से दवाइयाँ मंगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो पैरासीटामोल भारत इनको 2 रुपये की देता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कंफर्म मुझे प्राइसेस नहीं पता, जो 2 रुपये की देता है वो $2 में मिलेगी। ले लो भाई उधर से, उधर से ले लो, और तुम लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि अब मालदीव की इकोनॉमी है ना, उसका आप देखना। पहले भी आपको याद होगा कि मालदीव को चाइना ने कर्जा दे के फंसा लिया था, और चाइना उसको वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। आज से कुछ साल पहले की बात है, इसी मोदी सरकार में। तो भारत ने 900 मिलियन प्लस, मुझे सही से फिगर याद नहीं, मालदीव को दिए थे कि ये लो भाई कर्जा चुका लो, जान छुड़ा लो। तो आज जो ये हरकतें कर रहा है, अब तो एक तो कर्जे लेगा चाइना से, और मेडिसिन और हॉस्पिटल बिल्डिंग और फूड और दूसरी चीज़ें अब बाहर से मंगवा लो भाई, तो तुम्हें औकात का पता चल जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है मालदीव्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।